दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया है, 1 लाख ट्रेन को रन करके। जी हाँ, ये इंडिया ने सिर्फ 2.5 साल के अंडर करके दिखा दिया है। इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों शामिल हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस अचीवमेंट को कैसे हासिल किया गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इंडिया के फ्रेट ट्रांसपोर्ट में कैसे चेंजेस आए हैं और फ्यूचर टारगेट क्या है इसका। यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का करंट स्टेटस क्या है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी के टाइम इंडिया अपने दो सबसे बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है। एक है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दोनों ही प्रोजेक्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिल्ड किया जा रहा है, जहां पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बिल्ड किया जा रहा है, और दूसरा है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहाँ पे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को बिल्ड किया जा रहा है। दिसंबर 2020 को पहली ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। तब से लेकर अब तक 55,332 ट्रेन को चलाया जा चुका है ईस्टर्न कॉरिडोर पे, और 44,658 ट्रेन को चलाया जा चुका है वेस्टर्न कॉरिडोर पे। और ये डेटा 28 मई 2023 तक का है। अब ये नंबर और ज्यादा बढ़ चुका होगा। आज के टाइम 2089 किलोमीटर के रूट्स या फिर कहूँ 73.5% रूट्स को कमीशन किया जा चुका है। अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जो कि एक मेन पॉइंट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और इस JNPT तक के लिए कनेक्टिविटी दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। दोस्तों, DFC एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है भारत के लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। अब ये कैसे क्रिटिकल है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि DFC क्या है और इसका गोल क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। DFC का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी ऐसे कॉरिडोर जो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। अभी हमारे देश में जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं और पैसेंजर ट्रेन्स, दोनों के लिए कोई सेपरेट लाइन नहीं है। दोनों ट्रेन्स को एक ही रूट्स पे चलाया जाता है। अब यहाँ जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है पैसेंजर ट्रेन्स को। सपोज एक लाइन से पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन दोनों को जाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले चुना जाएगा पैसेंजर ट्रेन को, जो कि सही बात है। यहाँ फ्रेट ट्रेन को घंटों का वेट करना पड़ सकता है। इससे जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, काफी ज्यादा टाइम का वेस्ट भी होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो इससे गुड्स की कीमत में भी बढ़ोतरी होती है। इससे मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट से प्राइस के मामले में मुकाबला नहीं कर पाते, और न ही कोई बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी ऐसे माहौल में। इसीलिए DFC को इंडिया की लॉजिस्टिक पॉलिसी का एक क्रिटिकल हिस्सा बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट ट्रैक को बनाया जा रहा है। इन ट्रैक्स पे सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही रन करेंगी। यहाँ जो ट्रैक की क्वालिटी है वो भी बहुत एडवांस है। पावरफुल इंजन का यहाँ यूज किया जाएगा जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ रन कर सकती हैं। पावरफुल इंजन होने के नाते यहाँ डबल स्टेक कंटेनर्स का यूज किया जा रहा है। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है लॉजिस्टिक के लिए, उसमें गवर्नमेंट का गोल है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15% से घटाकर 8% पे लाए 2030 तक, जो कि इंडिया की टोटल GDP का परसेंटेज है। ये एक बड़ी कामयाबी होगी इंडिया की। यहाँ एक और गोल है 3000 MT फ्रेट लोडिंग बाय 2030। तो डेडिकेटेड ट्रैक होने के नाते यहाँ पैसेंजर ट्रेन के लिए फ्रेट ट्रेन को रोकना नहीं पड़ेगा। इससे पैसेंजर ट्रेन के लिए भी फायदा है। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के सर्कुलेशन ट्रैफिक में 70% कंजेशन की कमी आएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ फ्रेट के लिए जो नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कहीं ज्यादा वेट को सपोर्ट कर सकते हैं अभी के नॉर्मल ट्रैक के मुकाबले, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाता है। इसीलिए यहाँ पावरफुल इंजन के साथ डबल स्टेक कंटेनर को यूज किया जा रहा है। वैसे हमें ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया अभी उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो अभी के टाइम रेलवे सबसे ज्यादा क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी के टाइम इंडियन रेलवे मोर देन हाफ अपना रेवेन्यू जनरेट करती है कोल को ट्रांसपोर्ट करके। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। और जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, इंडिया में एनर्जी के लिए कोल की डिमांड कम होगी, तो इससे इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में एक बड़ी गिरावट आएगी। तो उम्मीद यही है कि जो लॉस यहाँ से होगा उसको रिकवर किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके। इसके अलावा एक और चैलेंज है, यहाँ फ्रेट के लिए सिर्फ रेलवे पे निर्भर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। जैसे जैसे इंडिया में एक्सप्रेसवेज को बिल्ड किया जा रहा है, रोड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो रोड्स को भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
अब देखने वाली बात है कि रेलवे कैसे मैनेज करती है इन सबको। मुझे पूरा यकीन है कि रेलवे को इन सभी कंसर्न के बारे में पता होगा। उनको ये भी पता है कि इसके ऊपर काम कैसे करना है। ये भी कहा जा सकता है कि न ही सभी चीजें आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और न ही रेलवे से, तो ये बैलेंस टाइप का ट्रेड होने वाला है। अगर हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है, चाइना से टक्कर लेना है मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस वॉर में, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी में। अमेरिका, चाइना जो आज सुपर पावर बन के बैठे हैं, इसके पीछे वहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बड़ा रोल है। अमेरिका, चाइना और भारत जैसे बड़े देश के लिए ये जरूरी हो जाता है। इसीलिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन इंडिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन की तरह काम करेंगे। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो आज का नहीं है। 2006 में इंडिया ने जापान की हेल्प के साथ 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रपोजल रखा था, जिनके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। बाद में इन्हीं कॉरिडोर को क्रिटिकल पार्ट बनाया गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा 73.5% के काम को कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसको मैप से समझते हैं। यहाँ पे आपको दोनों कॉरिडोर दिख रहे होंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। यहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लेंथ 1875 किलोमीटर की है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ है 1506 किलोमीटर की। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दादरी रेवाड़ी, रेवाड़ी मदार और मदार पालमपुर के सेक्शन को कमीशन किया जा चुका है। पालनपुर मकरपुरा के सेक्शन को 31 दिसंबर 2023 को कमीशन किया जाएगा। मकरपुरा सचिन और सचिन वेतरना के सेक्शन को 30 जून 2023 को कमीशन किया जाना है। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसको कमीशन भी किया जा चुका होगा। फिर यहाँ वेतरना से JNPT के सेक्शन को 30 मार्च 2024 यानी अगले साल में कमीशन किया जाना है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सहनवाल, पिलखानी और पिलखानी खुर्जा के सेक्शन को 30 जून 2023 को कमीशन किया जाना है। फिर यहाँ खुर्जा दादरी और खुर्जा भोपुर का सेक्शन है जिसको कमीशन किया जा चुका है। फिर भोपुर DDU का सेक्शन जिसको 30 जून 2023 को ही ओपन किया जाना है। फिर लास्ट में DDU सोनानगर, इसको भी कमीशन किया जा चुका है। यह है अभी का स्टेटस इन दोनों कॉरिडोर का। इंडिया एक बड़ा देश है, जाहिर सी बात है सिर्फ इन्हीं 2 कॉरिडोर से हम पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते। देश में बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज मौजूद हैं जो तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे एरियाज को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा कनेक्ट करना एक बड़ा कदम होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के अलावा यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका नाम है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ 1115 किलोमीटर की होने वाली है। ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक होगा। इस कॉरिडोर का अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में किया गया था। फिर यहाँ पे है दानकुनी से भुसावल, 2000 किलोमीटर की लेंथ है इस कॉरिडोर की। इस कॉरिडोर का भी अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में किया गया था। फिर यहाँ नंबर आता है विजयवाड़ा से इटारसी, 975 किलोमीटर की लेंथ। इस प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में किया गया है। यहाँ साउथ इंडिया के लिए भी एक बड़ा रूट है जो मडगांव से चेन्नई के बीच में होने वाला है। फिलहाल अभी इस कॉरिडोर को सिर्फ प्रपोज किया गया है जिसकी लेंथ 892 किलोमीटर की होने वाली है। इंडियन रेलवे यहाँ रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ आगे बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो इस टाइप के कॉरिडोर का और ज्यादा निर्माण होगा। उन रूट्स को चुना जाएगा जहाँ इनकी जरूरत होगी। इस टाइप के प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो ये फ्यूचर के लिए आज किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।